गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों का फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में मृदा अपरदन के स्वरूप व प्रकार। भारत में मृदा अपरदन के स्वरूप या प्रकार, स्वरूप भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं प्रकार। तो भारत में मृदा अपरदन के 3 स्वरूप है। कितने? मुख्य 2 स्वरूप है, लेकिन भारत में मृदा अपरदन कितने? मृदा अपरदन की बात की जाए तो मृदा अपरदन के 3 स्वरूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फिगर में जल अपरदन, जल अपरदन। दूसरा है वायु अपरदन। तीसरा है हिम अपरदन। जल अपरदन, वायु अपरदन, हिम अपरदन। और भी इस अपरदन की बात की जाए तो भौतिक अपरदन और रासायनिक अपरदन भी है। तो भारत में बात करते हैं तो भारत में जो मुख्य जो अपरदन होता है वो जल अपरदन, वायु अपरदन और हिम अपरदन। जल अपरदन का मतलब है मृदा अपरदन के स्वरूप की बात कर रहा हूँ, मृदा अपरदन के स्वरूप। तो जल अपरदन, जल के द्वारा होने वाला अपरदन, जल के द्वारा होने वाला अपरदन क्या कहलाता है? जलीय अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल के द्वारा, पानी के द्वारा अपरदन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो कहलाता है जलीय अपरदन कहलाता है, जल के द्वारा होने वाला अपरदन। और भारत में सर्वाधिक जो अपरदन होता है लगभग कितना? 45% भारत में जो मिट्टी का अपरदन होता है किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। तो हाईएस्ट भारत में जो जल जो अपरदन होता है किसके द्वारा होता है? जल अपरदन के द्वारा। भारत में लगभग 45% जो अपरदन है वो जल के द्वारा होता है, वो कहलाता है जलीय अपरदन। पानी गिरता है, तेज पानी गिरा, वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई, अगर पानी के साथ हल्की बूंदाबूंदी गिर रही है तो मिट्टी का कटाव क्या होगा? कम होगा। और तेज तर्राट मूसलाधार बारिश हो रही है तो मिट्टी का अपरदन क्या होगा? ज्यादा होगा। नदियों में क्या होगी? बाढ़ें आएगी तो मिट्टी का अपरदन क्या होगा? ज्यादा। तो जल के द्वारा होने वाला अपरदन क्या कहलाता है? जलीय अपरदन। जल के माध्यम से होता है, इसको बोलते हैं जलीय अपरदन कहते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिसमें कोसी, इसमें प्रतिवर्ष क्या आती रहती है? बाढ़ आती रहती है। हमने देखा था गंगा नदी को उत्तर प्रदेश का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, नर्मदा नदी को गुजरात का शोक कहते हैं। शोक का मतलब उस नदियों में क्या होती है? प्रतिवर्ष क्या होती है? बाढ़ आती है। बाढ़ आने की वजह से उन राज्यों में क्या होती है? जन धन का क्या होती है? हानि होती है, नुकसान होता है। तो इससे क्या होगा? इसके वजह प्रतिवर्ष क्या होती है? बाढ़ आती है, पानी बहता है, वर्षा होती है, इसकी वजह से क्या होती है? जल अपरदन। जल के द्वारा होने वाला अपरदन क्या होता है? जलीय अपरदन। और भारत में जलीय अपरदन कितना? लगभग 45% जो जल अपरदन होता है मिट्टी का, उसमें से सबसे ज्यादा अपरदन होता है किसके द्वारा होता है? जल अपरदन के द्वारा। तो जलीय अपरदन के स्वरूप के बारे में कहते हैं तो भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, कोसी, घाघरा, गंडक, ये जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो उसकी सहायक नदी है उनके सबके द्वारा, चंबल जो राजस्थान में भीड़ नदी, चंबल नदी ये भी मुख्य जल अपरदन करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? चंबल नदी जो राजस्थान बहती है, जो हमारे विंध्याचल पर्वतमाला से धार के मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में 84 गढ़ में प्रवेश करने के बाद वो क्या करती है? जाके ऊपर जाके यमुना मिल जाती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। ये राजस्थान में हमने देखा कोटा में अंदर बीड़ क्षेत्र, बीड़, चंबल नदी के बीड़, चंबल के बीड़, बीड़ का मतलब नदी अपरदन करती है। तो उस नदी के जो बहाव क्षेत्र हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए, बीड़ क्षेत्र कर दिए गए, बीड़ बन गए, खड्डे बन गए, मिट्टी का इतना अपरदन कर दिया, बड़े बड़े गर्त बना दिए गए नदी के द्वारा, तो वो कहलाते हैं बीड़ क्षेत्र कहलाते हैं। इन बीड़ों में क्या रहते हैं? डाकू रहते हैं। तो बीड़ ये क्या कहलाता है? जलीय अपरदन। किसने किया? नदी ने किया, जल ने किया, इसलिए जलीय अपरदन कहलाता है। दूसरी बात कहते हैं वायु अपरदन। वायु अपरदन का मतलब होता है जैसे हम नदियों की बात करते हैं, वायु अपरदन, वायु अपरदन का मतलब जैसे थार का रेगिस्तान है, जो शुष्क क्षेत्र है, जब वनस्पति रहित क्षेत्र है, जब वनस्पति शुष्क, मरुस्थल किसे कहते हैं? शुष्क प्रदेश किसे कहते हैं? जहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क। वनस्पति रहित का मतलब कुछ छोटी मोटी झाड़ियां वगैरह होती है, ज्यादा वनस्पति नहीं होती है, वहां पर क्या होता है? कौन सा कार्य सक्रिय होता है? वायु अपरदन क्या होता है? सक्रिय होता है। वहां पर पवन का अपरदन ज्यादा होता है। जहाँ पर वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वहां तो मिट्टी की जड़ों में क्या करते हैं? पेड़ों की जड़ें वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, वह घास होती है, जब घास है ऊपर पेड़ों की जड़ें हैं, वहां पर तो मिट्टी का हवा आएगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं। आप भी जानते हो ऊपर घास की परत बिछी हुई है, वहां पर मिट्टी का क्या होगा? हवा आने के बाद मिट्टी नहीं उड़ती है। लेकिन जहाँ पर मिट्टी खुली है, जहाँ वनस्पति नहीं है, खाली मिट्टी है, अपन वागड़ी के धौड़ा कहते हैं, ऐसी मिट्टी है, रेतीला क्षेत्र है, जहाँ पर तो हवा आने के बाद क्या होती है? वो उड़ती है। हम सड़क पे गाड़ी चलती है और जोर से ट्रक आती है और उसके धुआं निकलता है, उसमें क्या होती है? मिट्टी उड़ती नहीं उड़ती है? उड़ती नहीं उड़ती है। उसी प्रकार से तो हवा के द्वारा, पवन ये वायु है,
तो कहाँ पर, शुष्क क्षेत्र में। शुष्क क्षेत्र भारत में कहाँ पर हमारा, थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान कैसा है, शुष्क क्षेत्र है, जो वनस्पति रहित क्षेत्र है, वनस्पति के ऊपर है भी सही तो नगण्य है, छोटी मोटी झाड़ियां वगैरह हैं। तो वहां पर क्या होता है, शुष्क क्षेत्र में क्या होता है, वायु अपर्दन क्या होता है, सक्रिय होता है, पवन के द्वारा प्रभाव क्या होता है, अपर्दन होता है। आपने देखा होगा हमारे जैसलमेर के अंदर बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, बालू के टीले कहते हैं हम, बालू का स्तूप, बरखान, ये जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा। वहां पवन आती है और मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, यहाँ से यहाँ मिट्टी थी उसको हटा के यहाँ पर क्या बन गया, बालू का टीला बन गया, कहीं पर अर्धनगर घटके बन गई, बरखान बन गया और बालू का स्तूप बन गए। इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण वहां पर होता है। ये वायु अपर्दन, ये वायु अपर्दन क्या कहलाता है, पवन के द्वारा। हम बात करते हैं वायु अपर्दन की बात करते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर वायु अपर्दन क्या होता है, ज्यादा होता है थार के मरुस्थल में। और वायु अपर्दन की समस्या है और भारत में ज्यादा बढ़ रही है। माना कि हमारा ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान के यहाँ पर तो हमारा क्या है, अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के इस पर क्या है, यहाँ पर पूरा थार का मरुस्थल का बेल्ट है। लेकिन ये मरुस्थल का विस्तार प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये वायु अपर्दन होकर मिट्टी लेके अरावली पर्वतमाला को पार करके इधर तो नहीं आता है, इधर बांसवाड़ा उदयपुर की तरफ तो नहीं आता अरावली पर्वतमाला बीच में। लेकिन हमारे यहाँ पर उत्तर में हमारे क्या, भारत के इधर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य हैं, इन राज्यों में ये बेल्ट क्या है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के यहाँ क्या है, खुला हुआ है। खुला भाग यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, थार के मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है, अपर हवा की उड़ा के ला रहा है। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो हमारे राजस्थान से सटे हुए राज्य हैं उत्तर में, उन राज्यों में क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है, क्योंकि हवा के द्वारा ये मरुस्थल विस्तार कहाँ हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की ओर हो रहा है। तो ये कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वायु अपर्दन की, जिससे हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, वो अगर वहां पर रेगिस्तान का विस्तार बढ़ गया तो ये उपजाऊ भूमि की कम हो गई। भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन का होता है पंजाब में, और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों वगैरह तो ये मरुस्थल का विस्तार बढ़ गया तो भारत के लिए, हमारा लिए क्या होगा, एक जो मृदा थी मुख्य उपजाऊ वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर रेगिस्तान क्षेत्र आ जाएगा। ये हमारा बहुत नुकसानदायक है। इसको रोकने के लिए एक अनुसंधान के द्वारा पता लगाया गया है कि रेगिस्तान का विस्तार कहाँ बढ़ रहा है। एक अनुसंधान के द्वारा पता लगाया गया है कि इसका विस्तार धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। और इसको रोकने के लिए विज्ञान ने क्या किया है, वृक्षात्मक पट्टी लगाएगी। वृक्षात्मक का मतलब वृक्षों की पट्टियां। यहाँ क्या किया गया, यहाँ वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष लगा दिए, पट्टी बन गई, बेल्ट बन गया, इधर फिर वृक्षों की लाइन लगा दी, फिर वृक्षों की लाइन लगा दी। इस प्रकार से वृक्ष लगा के वृक्ष की पट्टियां बना के रोपेंगे, ताकि हवा क्या, हवा आएगी, ये वृक्षों से टकरा के वापस यहाँ तक चलेगी, आगे मरुस्थल का विस्तार नहीं होगा। तो मरुस्थल की प्रजा को रोकने के लिए क्या हमको वृक्षों की पट्टियां लगानी, वृक्षों के बेल्ट लगाने हैं, जिससे मृदा का विस्तार रुक सकता है। ये था हमारा वायु अपर्दन। नेक्स्ट है हिम अपर्दन। हिम अपर्दन का ज्यादा भारत में कोई इंपोर्टेंट ज्यादा अपर्दन नहीं होता है। हिमालय का मतलब जो हमारे जो कुछ नदियां, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, वो बर्फ के ग्लेशियर से निकलती हैं, तो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े सर क्या होते हैं, साथ में बह जाते हैं। ये पर्वत से नदी निकलती है, बर्फ है तो नदी बहती है, उसमें बर्फ क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा पूरा ग्लेशियर नीचे रगड़ता है। जब रगड़ खाते आता है साथ में क्या होगा, यहाँ आसपास की मिट्टी को भी पत्थर रगड़ता नीचे आता है, तो मिट्टी का कटाव करता है, वो कहलाता है हिम अपर्दन। लेकिन भारत में ज्यादा हिम अपर्दन की समस्या कम है। और एक और हो सकता है भौतिक अपर्दन। भौतिक अपर्दन का मतलब क्या होता है, भौतिक अपर्दन भौतिक प्रकार से होता है। भौतिक का मतलब सूर्य का ताप, जो प्रकाश है, अगर वो चट्टान है उसके ऊपर क्या हुआ, प्रकाश गिरा तो चट्टान क्या होगी, गर्म हो गई, और रात को उसका टेम्परेचर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो चट्टान क्या होगी, वापस सिकुड़ेगी। गर्मी तो चट्टान क्या होती है, फैलती है, फिर रात को क्या होगी, ठंड होगी तो वापस सिकुड़ती है, फैलना सिकुड़ना होता रहता है। इससे चट्टान क्या होती है, टूट जाती है। टूटने के बाद इससे क्या होता है, अपर्दन होता है। ये कहलाता है कौन सा अपर्दन, भौतिक अपर्दन कहता है। क्या कहलाता है, भौतिक, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो अपर्दन होता है ये भौतिक अपर्दन कहलाता है। एक होता है रासायनिक अपर्दन। कौन सा, रासायनिक अपर्दन। रासायनिक का मतलब हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ, केमिकल वगैरह खादों का प्रयोग करते हैं। इनका अधिक केमिकल खादों का प्रयोग करने की वजह से क्या होता है, मिट्टी का अपर्दन ज्यादा होता है, उसकी उपज में कमी होती है, जिससे भी इसका उपज में क्या होगा, इससे क्या होगा, मिट्टी का अपर्दन ज्यादा होगा, रहता है रासायनिक अपर्दन। जहाँ पर केमिकल वगैरह डाल देते हैं वहाँ पर क्या कुछ पैदा ही नहीं होता है। आपने देखा खरपतवारनाशक दवाई आ गई, वो दवाई का छिड़काव करने से खतरनाक खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपर्दन होना स्वाभाविक है। भौतिक और रासायनिक अपर्दन भी होते हैं। एक होता है जैविक अपर्दन। कौन सा होता है, जैविक अपर्दन। जैविक का मतलब जीव जंतुओं के द्वारा होने वाला अपर्दन। जैविक अपर्दन मतलब जीव जंतुओं के द्वारा होने वाला अपर्दन। इसमें मानव भी आ गया, और मानव भी क्या होता है, जेसीबी लेके या खेती फावड़ा लेके या जेसीबी लेके निकल गया और कोई पर्वत हो उसको खोद दिया तो क्या हो गया, अपर्दन हुआ नहीं हुआ। किस क्या होता है, जैविक अपर्दन। जैविक में आता है, आपने देखा चूहे
चूहे जो बिल बना के रहते हैं, चूहे हैं, चाप है, ये क्या करते हैं, बिल बना के रहते हैं। क्या करते हैं, भूमि में क्या, जमीन में क्या पड़ता है, बिल पड़ता है। बिल पड़ने से क्या होता है, जब बिल बना के तो वहाँ पर क्या मिट्टी को खोद देते हैं, तो उस पानी मिट्टी को खोद दिया, मिट्टी का ढेर लग गया बाहर, और क्या बना दिया उन्होंने, जीव जंतु ने क्या बना दिया, बिल बना दिया। फिर पानी गिरेगा तो मिट्टी क्या होगी, आगे कट जाएगी, क्योंकि मिट्टी को खोखली कर दिया, खोखली के बाद मिट्टी क्या होगी, टूट जाएगी। तो ये कहलाता है जैविक अपरदन, जीव जंतु के द्वारा होने वाला अपरदन। जो जीव बिल बना के रहते हैं वो जो अपरदन करते हैं, जैविक अपरदन। और जैविक में मानव भी आ गया, मानव भी अस्तित्व करता है, मानव भी जेसीबी वगैरह लेके, गेती फावड़ा लेके क्या करता है, खनन करता है, खुदाई करता है, तो वो भी किसमें, जैविक अपरदन कहलाता है। ये मृदा अपरदन के स्वरूप है। जल अपरदन, वायु अपरदन, मुख्य अपरदन 3 है, जल अपरदन, वायु अपरदन और हिम अपरदन। बाद में इसकी बात की जाए तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपरदन भी होते हैं। ये भारत में मृदा अपरदन के सभी के प्रकार हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जल अपरदन, वायु अपरदन मुख्य रूप से होता है, जल और वायु अपरदन। और सबसे अधिक होता है 45% कौन सा, जलीय अपरदन। अब नोट कीजिए, प्रश्न आ सकता है, भारत में मृदा अपरदन के स्वरूप या प्रकार का वर्णन कीजिए। तो मुख्य रूप से मुख्य भारत में 2 होते हैं, ये 3, और फिर गौण रूप में ये भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारा पास जल और वायु द्वारा अपरदन भारत में ज्यादा होता है, और गौण रूप में हिम भी होता है, क्योंकि भारत में बर्फ जो अधिकांश नदियां वो हिम से निकलती है। ये भारत में मृदा अपरदन के स्वरूप या प्रकार, आप चाहे तो विस्तार से इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। थैंक यू।